स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके वर्ल्ड, भारत और स्टेट वाइज सारे क्वेश्चन आंसर आपके मेरे रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत में पाए जाने वाली मृदाएं। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने यह टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ होगा, परंतु यह टॉपिक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन रहेगा वो एक टॉपिक से सिर्फ जो पूरी डिटेल है हम वह पढ़ाएंगे, ना ही कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को आज तक देखना है और उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। आज के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो 30 से ज़्यादा रहेंगे, जिसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपको आराम से धैर्य से बैठना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, ताकि आपको एक ही टॉपिक में आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाए, इसके साथ साथ आपके सारे टॉपिक्स भी हो जाए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत में पाए जाने वाली मृदाएं। मृदाओं का मतलब होता है मिट्टियाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के सेक्शन की ओर। चलिए, अब देखते हैं, पहले देख लेंगे मृदा क्या होता है। तो मृदा तथा मिट्टी, जिसे इंग्लिश में क्या कहता है, सॉइल कहा जाता है। चलिए, अब देख लेंगे हम मृदा अथवा मिट्टी, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, क्या होता है मिट्टी क्या होती है, तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो टूटी चट्टानों के छोटे छोटे महीन जो कण होते हैं, जो कि खनिज, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ चट्टानें होती है जो टूट जाती है, उसमें कण होते हैं, कुछ खनिज होते हैं जो जैविक पदार्थ होते हैं, बैक्टीरिया, है ना। हाँ, इस तरीके से क्या होता है, इनके मिश्रण से क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इन सभी के मिश्रण से। ठीक है, आगे देखेंगे हम मिट्टी के कई परतें होती है। सबसे जो ऊपरी परत में छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं, वह जो कि गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष से होते हैं। क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं जो गल जाते हैं, अधिकतर पानी होता है जिसे सड़ जाते हैं, या कुछ जो जीव होते हैं जो मर जाते हैं। ठीक है, उनके अवशेष से भी क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट होगा। आपको इस चीज़ में क्या देखना है कि जो मिट्टी है यह क्या होती है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसका जो निर्माण है वह किस तरह, तो टूटी चट्टानों के जो महीन जो कण होते हैं, जिसमें जैविक, खनिज, मिट्टी के जो पदार्थ होते हैं वह, और बैक्टीरिया, इनके मिश्रण से क्या होता है मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे हम। आगे कह रहा है कि दूसरी परत महीन कणों और चिकनी जो मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी है वो, यानी कि जो नीचे की जो विखंडित चट्टान का और मिश्रित जो मिट्टी मिश्रित होती है, वह आखिरी परत, यानी कि क्या होता है कि अधिकतर जो गहराई से लावा वगैरह निकलता है उनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। आखिरी परत में अविखंडित सख्त चट्टानें होती है। ठीक है, सख्त मतलब बहुत ठोस। ठीक है, हाँ, देश में सभी भागों में मिट्टी की जो गहराई असमान रूप से पाई जाती है। यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक की गहराई हो सकती है। ठीक है, आपको अधिकतर जो मिट्टी की जो गहराई होती है, देखो ऊपर ऊपर क्या होगी, परत होगी, उसके बाद क्या होगी आपकी, जैसे मुरम हो गई जो कि बहुत ठोस रहती है, इस तरीके से। तो मिट्टी कितनी सेंटीमीटर तक पाई, तो देखो जो मिट्टी है वो 30 मीटर तक की गहराई तक आपको मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान, उसने जिसे क्या कहा जाता है, ICCAR कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने भारतीय मिट्टी के 8 भाग बताए। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो मिट्टी के जो भाग है, जो भारतीय मिट्टी है उसके जो मिट्टी के भाग है वह कितने हैं, तो वह कितने हैं, यह 8 प्रकार के होते हैं। किसने बताया है, यह तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, याद रहेगा। अब देखो कि यह 8 भाग कौन कौन से। पहला तो हो गया आपका लाल मिट्टी, ठीक है, जिसे रेड सोल कहा जाता है। काली मिट्टी, जिसे कि ब्लैक सोल कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी, जिसे लेटेराइट सोल कहा जाता है। इसके बाद क्या है, क्षारीय युक्त मिट्टी। उसके बाद कह रहा है कि हल्की काली एवं दलदली मिट्टी। फिर हो गया आपका छठा है रेतीली मिट्टी, सातवां है काप मिट्टी और आठवां है वनों वाली मिट्टी। ठीक है, अब देखो ये 8 मिट्टियाँ हो गई है। अब हमको हम इन जो 8 मिट्टियाँ हैं इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप बने। पहले आ गई हमारी लाल मिट्टी। अब देखो लाल मिट्टी, यह मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूटने से बनती है। आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी कैसे बनती है, तो लाल मिट्टी जो चट्टान होती है कौन सी, अपक्षय, इसके टूटने से बनती है। अब देखो कैसे, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होती है इसकी अधिकता के कारण क्या होता है कि इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अधिकतर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल कैसे होता है,
तो आयरन, तो आपको आंसर क्या रहेगा कि जो आयरन ऑक्साइड होता है इसकी अधिकता होती है, इस वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश जो दंडकारण्य क्षेत्र होते हैं, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, विशेषकर कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, दक्षिण उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य क्षेत्र और पश्चिम बंगाल मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे कह रहा है कि पठार तथा पहाड़ियों में इन मिट्टियों की जो उर्वरक शक्ति होती है वह कम होती है। मतलब कि जहाँ पे पहाड़ होंगे वहाँ पर ये मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति, मतलब कि पैदावार क्या होता है, बहुत कम होता है। ये कंकरीली होती है, रुखड़ी, रुखड़ी मतलब जो खुरदुड़ी होती है उसे कहा जाता है। किंतु नीचे जो स्थान होते हैं जहाँ पे नदियाँ होती है, नदी घाटी और जो दोरस हो जाती है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सॉफ्ट रहती है और वहाँ पर बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लाल मिट्टी इसकी उर्वरक शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है, तो आपको ये याद रखना है कि जो पठार होते हैं और जो पहाड़ियाँ होती है यहाँ पर इसकी जो उर्वरक शक्ति वह कम होती है। और अधिक कहाँ पर होती है, तो जो अधिक होती है वह नदियों और घाटियों पर क्या होती है, सबसे अत्यधिक होती है। और इसमें जो निक्षालन भी अधिक होता है। तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर प्रायद्वीपीय के जो पठार है उसमें अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ लाल मिट्टी नहीं पाई, तो आपको याद रखना है जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं वहाँ पर और जो तटीय मैदान होते हैं वहाँ पर लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। परंतु जो मतलब कि इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा हो सकते हैं। अब मोटे अनाज कौन कौन से, तो आपको पता है गेहूँ, धान, अलसी आदि इस मिट्टी के संगठन है, इसके प्रकार है। आगे चल रहा है, आगे कह रहा है कॉप मिट्टी, दूसरी हमारी कॉप मिट्टी है। अब कॉप मिट्टी क्या है, उत्तर के जो विस्तार है उसके मैदान में, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत का तटीय मैदान मिलता है। ठीक है, उत्तर का जो विस्तार है उसमें कौन सा मैदान, तो उसमें प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान मिलते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ है, कौन सी, कॉप मिट्टी। अब कैसे, इसे जलोद या कचरीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कॉप मिट्टी है इसका एक और नाम क्या हो गया, एक तो जलोद या काछड़िया मिट्टी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जलोद मिट्टी का एक और नाम क्या है, तो कॉप मिट्टी। और ऐसा भी हो सकता है काछड़िया मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काछड़िया मिट्टी जलोद मिट्टी या कॉप मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर यह हो गया है कि यह लगभग 40% भारत में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 40% क्या भारत में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्री और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। अब देखो कि आपको ये याद रखना है कि भारत में यह 40% पाई जाती है और जो नदियां हैं सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई, मतलब कि बहा के लाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कंकड़ नहीं पाए जाते, कंकड़ किसमें पाए जाते हैं, हमने भी शुरू में ही पढ़ा है, कहीं में पाए जाते हैं, फटाफट बताओ, कंकड़ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में। कंकड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो लाल मिट्टी में। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है, मतलब कि बहुत ही कम होता तो है परंतु बहुत कम मात्रा में होता है। खादर में तत्व जो भांबर की तुलना में अधिक मात्रा में वर्तमान में, इसलिए खादर अधिक उपजाऊ है। ठीक है, खादर क्या है, अधिक उपजाऊ है। अब भांबर में कम वर्षा होने का क्षेत्र में है, तो यहाँ कहीं कहीं खारी मिट्टी का जो असर है वह क्या होता है, बंजर होता है, मतलब कि वहाँ पर जहाँ पानी कमी है वहाँ पे अत्यधिक सिंचाई वगैरह नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ कह रहा है कि भांबर और जो तराई क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि पुरातन जलोढ़ डेल्टाई भागों जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है, जैसे कि मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको पता है जो मध्य घाटी है वहाँ पर कौन सी मिट्टी मतलब वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य घाटी में पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भांबर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खादर। अब देखो जो पुरातन जलोढ़ मिट्टी है उसके क्षेत्र को क्या करते हैं, कहते हैं हम तो भांबर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भांबर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पुरातन जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है, और जो खादर मिट्टी जो है वो कहाँ पाई, तो उसे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, अगला है हमारा इसी में
इंपॉर्टेंट देखेंगे हम कि जो पूर्व तटीय मैदान होता है यहाँ पर मिट्टी जो कृष्ण, गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा के प्रमुख रूप में पाई जाती है। डेल्टा के साथ यह जो मिट्टी है पाई जाती है। इस मिट्टी का जो प्रमुख फसलें होती है वह कौन सी, तो खरीफ, रबी, जैसे दाल हो गया, कपास हो गया, तिलहन हो गया, गन्ना। जो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट होता है उसकी प्रमुख से उगाया जाता है। ठीक है, जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र है इस घाटी में जूट प्रमुख रूप से उगाया जाता है। आगे देखेंगे हम, आगे हमारे पास काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में जान लेंगे। तो काली मिट्टी, यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावों से बनती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी किससे बनती है। तो यह मिट्टी जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे बनती है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ठीक, कितनी फैली है, सबसे ज़्यादा है ना। तो देखो, जो भारत में इसका जो लगभग वर्ग है वो 5 लाख किलोमीटर है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का जो सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है वह कहाँ पर है, तो कहाँ पर बताएंगे हम, महाराष्ट्र में बताइए। ठीक है, इसे ढक्कन ट्रॉप से बनी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ढक्कन ट्रॉप से बनी मिट्टी कौन सी है, तो हमारी जो काली मिट्टी है वह क्या है, ढक्कन ट्रॉप से बनी हुई मिट्टी है। इस मिट्टी में चना, पोटेश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो काली मिट्टी में देखो एक चूना, पोटेश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा जो है वह क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है हमको कि लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका जो विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, मतलब कि लावा के आगे भी है, यानी कि जो नदियों से इसे ले जाकर अपनी घाटियों में जमा किया जाता है। जो नदियाँ होती है साथ तक नदियाँ बह के जाती तो लेके जाती तो क्या करती है, जो घाटियाँ होती है उन पर जमा कर देती है, क्योंकि यह बहुत उपजाऊ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कपास की जो उपज है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उगता है। इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा और मतलब बहुत ज़्यादा ही उगता है, तो इसे जो मिट्टी है ना इसे कपास काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में नमी को रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, मतलब कि क्या होता है पानी सोख लेता है और मतलब पानी अत्यधिक सोख लेती है। ऐसा होता है कि लाल मिट्टी पति पानी नहीं सोख पाती है और उसकी मतलब खुरदुरी होती है, परंतु ये जो मिट्टी है ना ये पानी अत्यधिक सोख लेती है। इसलिए क्या होता है कि वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसका रंग काला, शायद इसे अत्यंत महीन देखो इसका रंग क्या होता है काला, शायद अत्यंत महीन लोह अंशों की जो उपस्थिति के कारण होता है। मतलब कि लोहा जो है इसमें अंश ज़्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है कि एक तो ज्वाला से निकली हुई है तो काली तो होना ही है। इसके बाद वह लोह का जो अंश होता है मतलब कि लोहा यह अत्यधिक उपस्थित होता है, इसके कारण इस मिट्टी का रंग काला भी ऐसा कह सकते हैं। इस मिट्टी में रासायनिक संगठन किस प्रकार है, तो देखो इसमें इसकी जो मिट्टी की मुख्य फसल है वह देख लो, एक तो कपास हो गई, मैंने आपको पहले बताया। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, जोरेंडी, मूंगफली और सोयाबीन की भी अच्छी पैदावार। अब आपको बताओ कि सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है वह मध्य प्रदेश है, इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सोयाबीन का एक अकादमी है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बनाई गई है। चलिए आगे देख लेंगे हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो लेटेराइट मिट्टी, अब देखो यह मिट्टी रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों से टूट फूट कर शुष्क मौसमी से बनती है। ठीक है, चट्टान से टूट फूट कर को बनती है, परंतु जो शुष्क जो मौसमी होती है इनसे बनती है। इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। किसकी, आयरन की, जो आयरन ऑक्साइड होता है इसकी अधिकता पाई जाती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह होती है। लेटेराइट मिट्टी लाल मिट्टी की तरह होती है, लाल मिट्टी भी होती है किंतु उससे कम उपजाऊ होती है। जो लाल मिट्टी है उससे क्या होती है, कम उपजाऊ है। आगे कह रहा है कि ऊंचे स्थलों में प्रायः पतली या कंकड़ मिश्रित होती है और कृषि के योग्य नहीं है। लेटेराइट जो मिट्टी है यह क्या है, कृषि के योग्य नहीं है। ये आपको याद रखना है कि कृषि के योग्य कौन सी मिट्टी नहीं है, तो लेटेराइट जो मिट्टी है यह कृषि के योग्य नहीं है, किंतु मैदान के जो भागों में यह खेती में काम लाई जा सकती है। जो मैदानी जो भाग होते हैं ना वहाँ पर क्या होता है कि ये खेती में काम में लाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों में, दक्षिण भारत के पठार, राजमहल तथा छोटा नागपुर के पठार, असम इत्यादि के जो सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण भारत में मैदानी भागों में इस पर धान की खेती होती है और ऊंचाई भागों में चाय हुआ, कहवा हुआ या रबड़, ठीक है, बहुत रबड़ इनकी
खेती होती है। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में मैदान भागों में इस पर धान खेती होती है। ऊंचे भाग में चाय, कहवा, रबर तथा जो सिनकोर उपजाए होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर उष्मा और वर्षा के क्षेत्र में बनती है। इसे माहूम की कमी होती है। इसमें क्या होता है कि इसलिए इसमें क्या होता है, माहूम की कमी होती है, क्योंकि ये उष्मा और वर्षा के क्षेत्र में ही बनती है। ठीक है, और कह रहा है आगे कि निष्ठालन अधिक हुआ करता है। इस मिट्टी का जो रासायनिक संगठन है वो इस प्रकार है। अब देखो अगला क्या हो गया हमारे पास, रेतीली मिट्टी। अब देखो नाम से कह रहा है कि रेतीली मिट्टी है, तो कैसे, यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है, एक तो शुष्क हो गया, दूसरा क्या कह रहा है कि अर्ध शुष्क प्रदेशों में जैसे कि पश्चिम राजस्थान, अरावली पर्वत के क्षेत्र, उत्तरी गुजरात, दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली है। सिंचाई के सहारे, अब देखो सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी में, रेतीली मिट्टी में। ठीक है, यह कौन सी मिट्टी, तो यह शुष्क और अर्ध शुष्क मिट्टी है। यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पर भूमि बंजर पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जो भूमि है बंजर रहती, तो इसमें सिर्फ कुछ ना कुछ जो होते हैं सिंचाई के सहारे, जैसे कि गेहूँ, गन्ना या कपास, ज्वार, बहुत से बाजरा उगाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि क्षार युक्त मिट्टी। अब क्षार युक्त मिट्टी क्या है, तो क्षार युक्त मिट्टी शुष्क और यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों, दोनों ही मिट्टी क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क मिट्टी हो गई। आगे देखें, दलदली क्षेत्रों में, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है, मतलब कि धंसने जैसी जहाँ जमीन होती है, वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, क्षार युक्त। इसे थूर, ऊसर या कुल्हड़, राकड़, रे और चौपन के नाम से आता है। अब देखो इसके नाम कितने सारे हो गए हैं, देखो इसके नाम याद रखना है आपको, कौन कौन से नाम है। एक तो थूर हो गया, उसके बाद ऊसर, कलहड़, राकड़, रे, ठीक है, राकड़ भी हो गया, रे भी हो गया और चौपन। इन 4 या 5 नामों से इसे जाना जाता है कि इसे क्षार युक्त मिट्टी। ठीक है, यह कहाँ पाई जाती है, तो यह शुष्क और अर्ध शुष्क जो कि दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। अब देखो शुष्क भागों में अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह है वह दोषपूर्ण होने एवं जो जल रेखा है उसके ऊपर नीचे होने के कारण मिट्टी का जन्म होता है। क्या होता है, देखो अब दलदली है तो वो ऊपर नीचे तो होनी ही है, तो क्या होता है अत्यधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे दलदल सरीखा होता है, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी ऊपर नीचे होती है, तो इसके कारण क्या मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो मिट्टी है यह भूमि की निचली परतों से क्षार या जो लवण वाष्पीकरण होता है उसके द्वारा ऊपरी परत तक आ जाती है। जैसे कि अभी क्या, एक क्षार हो गया, एक लवण हो गया, इसका वाष्पीकरण होता है, तो जब वो दलदल आता है, दलदल से मतलब दलदली जगह ऊपर नीचे होती है, तो इससे क्या होता है कि ऊपर आ जाती है। ठीक है, यह मिट्टी। आगे कह रहा है कि इस मिट्टी में सोडियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रायः यह मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है। आगे कह रहा है कि हल्की काली मिट्टी। अब देखो यह क्या है, तो हल्की काली मिट्टी और दलदली मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया। इस मिट्टी में ज़्यादातर जैविक तत्व की मात्रा अधिक होती है। आपको याद रखना है कि जैविक तत्व की जो अधिक मात्रा है वह कौन सी मिट्टी में होता है, वह हल्की काली मिट्टी में पाई जाती है। यह सामान्यतः आंध्र प्रदेश में मिलती है। स्पेशली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। दलदली मिट्टी उड़ीसा तटीय जो भाग है जैसे सुंदरवन और डेल्टा क्षेत्र होते हैं, जहाँ के बिहार के जो मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड में अल्मोड़ा और तमिलनाडु के जो दक्षिण पूर्व है वहाँ पे केरल के तटों में पाई जाती है। आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद कह रहा है प्रश्नों के उत्तर। अब देखो अब आपके सारे प्रश्न उत्तर हो गए, आपको अब प्रश्नों के उत्तर लगाने हैं। मेरे प्रश्नों के उत्तर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आपको याद भी रखना है और क्वेश्चन आंसर भी देख के देखना है। चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8 प्रकार की पाई जाती है। अब आपको कौन सी 8 प्रकार की है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आंसर तो ठीक है, आप हमें यह भी बताओ कि कितनी प्रकार की जो मिट्टियाँ मैंने आपको अभी बताई है, 8 प्रकार की तो बताई है मैंने, परंतु कौन कौन सी मिट्टी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विस्तार के कृषि में जो महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने वर्ग है। ठीक है, किसके कह रहा है, भारतीय जो क्षेत्र के विस्तार पर। ठीक है, अब क्षेत्र के विस्तार पर कितनी हो गई, तो क्षेत्र के विस्तार पर 4 है। ठीक है, कितनी हो गई है, 4 है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और एक कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, ये 4 मिट्टियाँ जो है क्या है, ये भारत के वर्ग है। आगे कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ठीक है,
फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वह कौन सी है, जहाँ पर सबसे अत्यधिक मतलब पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितने प्रतिशत बताई थी, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको कितने प्रतिशत बताया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमने अभी पढ़ा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको अगर क्वेश्चन उधर याद नहीं हुए ना तो इससे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी, तो वह जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की जो मिट्टी है वह बतानी है हमें। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जलोढ़ आ जाएगी, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट। तो कहाँ पर लिखा है आपका ऑप्शन, देखो जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसमें जलोढ़, जो लाल और काली और फिर लेटेराइट, ठीक है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 6। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। अब देखो कि जो विभिन्न क्षेत्र है उनमें जो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती है, यह जलवायु संरचना एवं उच्च वच होता है उसकी विविधता के कारण होती है। किसी कारण जलवायु की जो संरचना होती है एवं जो उच्च वाच है उसकी विविधता के कारण पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हुआ है कि इसमें क्या होता है कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है आपका, तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, मतलब कि जो तटीय मैदान है और उत्तर भारत का मैदान है, इसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो मिट्टी है वह कौन सी है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी इसका एक और नाम क्या है, तो एक और नाम क्या है, खादर मिट्टी। इसको क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी भी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना, तो खादर, बांगर, कल्लर या रेगड़, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पुरानी जो जल मिट्टी है मैंने आपको ये तो इसे बांगर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सारा पढ़ा दिया है मैंने, तो सिर्फ आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। डिटेल में बार बार पढ़ाऊंगी तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा आपको लेंथली नहीं पढ़ा था कि आपको पहले डिटेल पढ़ा दो, फिर आप उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन के आंसर दो। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदा है वह सामान्यतः कैसी बनी होती है। ऑप्शन है आपके पास, तलावचन से, तलोचन से, स्वस्थाने अपचयन द्वारा या अपर्दन द्वारा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान की जो मृदा होती है वह कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि तलोचन से यह जो मृदा है यह सामान्यतः होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे लगभग है, ठीक है। ये आपको मैंने नहीं बताया, तो आपको यह याद रखना है कि जो गंगा की जलोढ़ मिट्टी है वह भूमि की सतह से कितनी नीची है, तो वह है आपकी 600 मीटर, ठीक है। 600 मीटर गंगा की जलोढ़ मिट्टी वह भूमि की सतह से क्या है, नीचे है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 12 की गंगा की जो मैदानी की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह क्या कहलाती है, ठीक है। पुरानी कछारी मिट्टी का एक और नाम पूछा गया है, तो क्या आएगा इसका, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, यानी कि बांगर। जो बांगर है यह गंगा की जो मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको बताया कि न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता मतलब कि बहुत कम आवश्यकता होती है, किसकी होती है, जलोढ़ मिट्टी की। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 14वां, क्या कह रहा है 14वां प्रश्न यह कह रहा है कि जो गंगा मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह क्या कहलाती है। कछारी मिट्टी का एक और नाम क्या होगा, तो आपको मैंने अभी पढ़ लिया, हमने 3 बार पढ़ लिया है, बांगर। देखो कितने सारे अलग अलग तरीके से पूछते हैं, ठीक है। किसी भी नदियों के साथ आपको जोड़ के बोल देंगे कि इस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कछारी मिट्टी, एक तो बांगर हो गई और एक और कौन सी, खादर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है कि भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है पूरे भारत में, तो 14% क्या है, 14% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका समस्त जो स्थल भाग है यह भारत में 24% है। आगे कह रहा है कि आगे क्या कहता है कि जलोढ़ मिट्टी जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो इसे क्या कहा जाता है। सीधे पूछ रहा है आपसे कि जलोढ़ मिट्टी का एक और नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था कि दमोट। ठीक है, क्या, दमोट। दमोट जो है इसे क्या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, परंतु क्या होता है जब इसमें बालू के कण और जो चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तब इसे एक दमोट भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियम युग की दरारी उद्भेदन का निक्षेपी पदार्थ बनाती है। ठीक है, आपको मैंने क्रेस्टेशियम के बारे में बताया था कि क्रेस्टोशियम किससे निर्मित होता है, तो मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी से निर्मित होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो भारत में पाई जाने जो मिट्टी है काली मिट्टी, उसमें क्या होता है कि क्रेस्टोशियम का जो युग में इसे दरारी उद्भेदन से निष्पेषण पदार्थ बनाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको बताएंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका फटाफट कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है यह प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र के विस्तार में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए भी मैंने आपको बताया कि जो कपास की खेती है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी ही जो है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरक पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि लावा के जो प्रवाह है उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको यह भी याद होगा कि जो लावा निकलता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जो काली मिट्टी है यह लावा के प्रवाह से इसका निर्माण होता है। मतलब कि जब लावा का जो प्रवाह होता है, आपको याद ही है इसमें एक और मात्रा किसकी अधिक, इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है इसमें जो लोहे की मात्रा है यह क्या है, अधिक पाई जाती है और इसीलिए लावा के प्रवाह से ही बनती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो काली मिट्टी का विस्तार है वह अत्यधिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश या फिर ये सभी। तो आपको पता है कि काली मिट्टी सभी जगह पर पाई जाती है, मतलब कि इसमें सभी महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी क्या है, काली मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि जो रेगड़ मृदा है यह किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी, रेगड़ मृदा। ठीक है, रेगड़ जो मृदा है यह आपको मैंने बताया था कि रेगड़ भूमि जो है यह कपास का इसमें अत्यधिक जो मतलब कि काली मिट्टी में पाई जाती है, तो काली मिट्टी और जो ये दोनों क्या है, जो रेगड़ है यह स्पेशली किसके लिए, कपास के लिए है। ये मैंने जिसमें क्या गेहूँ भी बोया जाता है, कपास भी हो जाता है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है, मतलब कि जो जैव पदार्थ होते हैं जिसमें मैंने कहा था कि जो लावा से निकलती है इसमें एक तो मैग्नीशियम पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, तो सब तरह इसमें होगा ना। तो आपको याद होगा कि जैव पदार्थ किससे, तो काली मिट्टी से पाए जाते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लास्ट लावा के अक्षय के कारण होती है, मतलब कि वही कि ब्लास्ट से कौन सी, तो रेगड़ जो मृदा होती है यह ब्लास्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। चलिए, इसके साथ कह रहा है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में उत्तर बताओ। देखो अब इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा काली मिट्टी। आपको पता है कि काली मिट्टी जो है ये पानी को सोख लेती है, मतलब कि इसमें मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, होती तो है परंतु ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे कम जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वह काली मिट्टी को होती है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि भारत में जो काली कपास की मिट्टी है इसका स्थानीय नाम क्या है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि रेगड़ जो है यह क्या है, यह कपास की मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो कि कपास के लिए अत्यधिक। चलिए इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है यह कि किस प्रकार की जो मिट्टी है यह कार्बनिक पदार्थों में अत्यधिक होती है, पीट, काली लेटेराइट या लाल। इसका जो आंसर है आपको वह कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। इसके साथ साथ आज के जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं और आप जितने भी मिट्टियों के बारे में, जो 8 मिट्टियाँ हैं इनके बारे में एक डिटेल में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इस प्रश्न का उत्तर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद आपका।